नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं विजय माल्या की। उनका एक बहुत लंबा इंटरव्यू आया है हाल ही में। हाँ, करीब 4 घंटे का पॉडकास्ट और सुना है 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज भी हो गए हैं। जबरदस्त वायरल हुआ है। बिल्कुल। तो आज हम इसी बातचीत की थोड़ी तह में जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या खास बातें निकल कर आई हैं इसमें से। हाँ जरूर, काफी कुछ है डिस्कस करने को। तो शुरू करते हैं उनकी सबसे सीधी और शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात से। कौन सी? उन्होंने कहा, मुझे भगोड़ा कहो ठीक है, लेकिन चोर नहीं। बड़ा ही बोल्ड स्टेटमेंट है। बिल्कुल। और ये चोर नहीं वाली बात पर उन्होंने काफी जोर दिया। तो क्या तर्क दिया इसके पीछे, मतलब क्या आधार था इस दावे का? उनका मेन तर्क पैसों के हिसाब का था। वो कह रहे हैं कि देखिए, जो मूल कर्ज था वो करीब 6,200 करोड़ का था, लेकिन बैंक अब तक मतलब उनकी जब्त की हुई प्रॉपर्टीज वगैरह से 14,000 करोड़ से ज्यादा वसूल चुके हैं। 14,000 करोड़, ये तो मूल से डबल से भी ज्यादा है। हाँ, यही उनका पॉइंट है कि अगर इतना पैसा वापस आ गया है या आ सकता है तो फिर चोर कैसे हुए? ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर ये आंकड़े सही है तो ये पूरी कहानी को एक अलग ही एंगल देता है। बिल्कुल। लेकिन कर्ज तो था किंगफिशर एयरलाइंस पर, उसकी जिम्मेदारी उस पर क्या कहा? हाँ, कर्ज की बात उन्होंने मानी, लेकिन उसमें एक बारीक लाइन खींची उन्होंने। अच्छा। उनका कहना था कि देखिए, कर्ज कंपनी का था, किंगफिशर एयरलाइंस का। वो खुद तो सिर्फ पर्सनल गारंटर थे। पर्सनल गारंटर मतलब उनकी अपनी जिम्मेदारी बनती थी अगर कंपनी फेल होती है तो। एग्जैक्टली। यहीं पर वो कॉर्पोरेट और पर्सनल लायबिलिटी वाली बात आ जाती है। गारंटर होने का मतलब है कि अगर कंपनी नहीं दे पाई तो बैंक आपसे वसूल सकते हैं, आपकी निजी संपत्ति से भी। समझ गई। और इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात उन्होंने बताई। क्या? कि 2012 और 2015 के बीच उन्होंने बैंकों को 4 बार सेटलमेंट ऑफर दिए थे कर्ज चुकाने के लिए। 4 बार? हाँ, पर उनके मुताबिक बैंकों ने हर बार मना कर दिया। क्यों? कोई वजह बताई उन्होंने कि क्यों मना किया बैंकों ने? कोई ठोस वजह तो नहीं बताई, बस कहा कि बैंक शायद मानने को तैयार नहीं थे। हो सकता है बैंक ज्यादा रिकवरी चाहते हों या कोई और बात हो। ये थोड़ा अस्पष्ट रखा उन्होंने। तो ये सेटलमेंट वाली बात भी पेचीदा है। और इसी से जुड़ा सवाल, क्या वो भारत वापस आने के बारे में सोच रहे हैं? इस पर कुछ कहा? हाँ, इस पर भी बात हुई। उन्होंने कहा कि वो भारत लौटने पर विचार कर सकते हैं, मतलब दरवाजा एकदम बंद नहीं किया है। लेकिन कोई शर्त? हाँ। 2 बड़ी शर्तें रखी। पहली कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा मिले, फेयर ट्रायल हो। ठीक है। और दूसरी कि उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। उन्होंने भारतीय जेलों के हालात और यहाँ की कानूनी प्रक्रिया पर चिंता भी जताई। अच्छा, तो मतलब डर भी है और शर्तें भी हैं। खैर, भारत से दूर हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल की चर्चा तो कभी कम नहीं होती। हाँ, वो तो है। इस इंटरव्यू में भी ऐसा कुछ हुआ क्या लाइफस्टाइल से जुड़ा? हाँ बिल्कुल, और वो थोड़ा विरोधाभासी भी लगा। कैसे? एक तरफ तो उन्होंने अपनी आध्यात्मिकता की बात की, बताया कि कैसे तिरुपति जैसे मंदिरों में सोना दान करते रहे। हाँ, ये खबरें आती थी पहले। और दूसरी तरफ इसी इंटरव्यू के दौरान जो उन्होंने घड़ी पहनी थी, हाँ, उसकी कीमत इंटरनेट पर लोग करीब 40 लाख बता रहे हैं। तो वो भी एकदम से नोटिस में आ गई। 40 लाख की घड़ी? हाँ, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं पहले की तरह नहीं जी रहा हूं। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे है? मतलब आध्यात्मिकता, महंगी घड़ी और ये कहना कि पहले जैसी जिंदगी नहीं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? कि वो अपनी पब्लिक इमेज को कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्या वो सहानुभूति चाह रहे हैं, या अपनी वो पुरानी किंग ऑफ गुड टाइम्स वाली छवि बनाए रखना चाहते हैं, या शायद दोनों? समझना मुश्किल है। हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट तो है। अच्छा, ये इंटरव्यू वायरल तो हुआ ही, आपने बताया 2 करोड़ व्यूज जी। तो आम लोगों की या बिजनेस कम्युनिटी की क्या प्रतिक्रिया रही? प्रतिक्रियाएं जैसा कि उम्मीद थी मिली जुली हैं। सोशल मीडिया पर देखें तो कुछ लोग हैं जो उनके दावों पर, खासकर वो जो रिकवरी वाले आंकड़े हैं, उन पर भरोसा कर रहे हैं और उनके लिए सहानुभूति भी जता रहे हैं। कह रहे हैं कि शायद उनके साथ गलत हुआ। और दूसरी तरफ बहुत बड़ा तबका है जो अभी भी उन्हें क्रिटिसाइज कर रहा है, उन्हें भगोड़ा मान रहा है, कर्ज न चुकाने का दोषी मान रहा है। और कुछ बिजनेस जगत के लोगों ने, जैसे ललित मोदी, हर्ष गोयनका, उन्होंने भी थोड़ी सहानुभूति दिखाई है। तो मतलब ये इंटरव्यू बहस छेड़ने में तो कामयाब रहा है। हाँ, जाहिर है। संक्षेप में देखें तो ये पूरी बातचीत एक तरह से विजय माल्या का अपना पक्ष है, जो जनता की धारणा और कानूनी हकीकत के बीच एक तनाव पैदा करता है। उनके जो दावे हैं, खासकर पैसों की वसूली और सेटलमेंट ऑफर्स को लेकर, वो काफी महत्वपूर्ण है। सही कहा। और यहीं पर एक सवाल शायद हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। जरूर। कि अगर हम माल्या के दावे को थोड़ी देर के लिए मान लें
कि बैंक शायद बाद में ज्यादा पैसा वसूल सकते थे या कर चुके हैं, तो फिर बैंक शुरू में सेटलमेंट ऑफर्स क्यों ठुकरा देते हैं? ऐसा हाई प्रोफाइल केस में क्या सिर्फ पैसे की बात होती है, या फिर बैंक की अपनी प्रतिष्ठा, नियमों का पालन, एक मिसाल कायम करने का दबाव, ये सब चीजें भी रोल प्ले करती हैं? ये दिखाता है कि बैंकिंग और कानून की दुनिया कितनी जटिल है, जहां सिर्फ नंबर ही सब कुछ नहीं होता।